फ्यूचर डॉक्टर। आज हमारा डे 2 है नीट वन शॉट सीरीज़ का। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर करेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। दैन मैं उसकी डीपीपी और फैक्ट शीट की भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बॉडी फ्लूइड जो होता है उसके अंदर ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड फर्स्ट। तो ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट्स फाइबरलेस, मीजोडर्मल रीजन होता है इन नेचर एंड वाटर से हैवियर होता है। इसका पीएच 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। जो ब्लड है इट कंटेन प्लाज्मा एंड फ्लूइड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा मैट्रिक्स, वो 55% ब्लड का पार्ट है, पेल येलो कलर का है और स्ट्रॉ टाइप का है। और फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो 45% ब्लड का पार्ट है, जिसके अंदर आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एंड WBCs, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं जिन्हें। दे आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसके बारे में हम ब्रीफली स्टडी करेंगे फर्दर आगे। लेट्स टॉक अबाउट द प्लाज्मा फर्स्ट। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। वो फाइबरलेस है एंड 90 to 92% ऑफ उसके अंदर वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो ब्लड वेस्कुलराइज सिस्टम जो होता है उसके अंदर ब्लड जो है, ब्लड के अंदर ब्लड किस में है, ब्लड वेसल में है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर ये आते हैं, हार्ट है और ब्लड वेसल्स है। सिंथेसाइज जो हमारे ब्लड है वो कहाँ पे बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है। ब्लड रेड बोन मैरो में बनती है। हमने अभी इसके कंपोनेंट्स किए। प्लाज्मा अबाउट की वाटर 92% है, प्रोटीन 6 to 8% है। कौन कौन से प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। तो सबके अलग अलग अपने अपने फंक्शंस है। लाइक जैसे एल्ब्यूमिन का सबसे पहले फिब्रिनोजन क्या है, क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। इट इज क्लॉटिंग प्रोटीन, और जो क्लॉटिंग प्रोटीन होती है वो 13 टाइप्स की होती है। एंड इट प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो उसके लिए होता है फिब्रिनोजेंस। देन एल्ब्यूमिन्स, इट इज ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर हेल्प करते हैं। मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन है। मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन। दे कोलाइड विद होल्स वाटर और रेगुलेट करती हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलाइडल BCOP को रेगुलेट करते हैं। एंड मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर दोनों को मेंटेन करके रखते हैं एल्ब्यूमिन्स। जो ग्लोबुलिन्स होते हैं दे आर डिफेंसिंग में हेल्प करते हैं। ग्लोबुलिन्स जो है, ग्लोबुलिन फर्दर 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामास। जो अल्फा बीटा होते हैं वो लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं, और जो गामा होते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स, वो एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करते हैं डिफेंस के लिए, इम्यूनिटी के लिए। इसके अलावा भी अदर प्लाज्मा कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक मिनरल्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया। मिनरल में आ गया सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे, और न्यूट्रिएंट ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स। इसके अलावा जैसे कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड और हार्मोन्स, ये सारे प्लाज्मा के अंदर आते हैं। प्लाज्मा कंटेन करता है, गैसेस भी करता है, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। और ये हमें पता कैसे लगता है कि अगर हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख के उसे ओवरनाइट ऐसे ही लेफ्ट ओवर कर दें अनडिस्टर्ब, देन उसके अंदर जो प्लाज्मा होगी, WBC होगी, फिब्रिनोजेंस होंगे, RBC होंगे, वो अलग अलग लेवल पे ना सब डिवाइड हो जाएंगे और वो विजिबल होते हैं। उसके बाद देन कम्स टू रेड ब्लड सेल। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने जो अभी किया उसके अंदर हमने किया, प्लाज्मा हमने कर लिया। इसके बाद हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस परफॉर्म, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का, एक्सेट्रा, और हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया एंड ऑल। और ट्रांसपोर्टेशन करता कैसे है, उसका मीडियम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है ये तो थ्रू वाटर होगा। अगर हमें कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है उसका मीडियम होगा या तो वाटर होगा या तो ब्लड या फिर लिम्स के थ्रू होंगे। वाटर्स के थ्रू होते हैं स्पॉन्जेस या सीलेंट्रेट्स में, और ब्लड और लिम्स के थ्रू किस में होते हैं, हमारे ह्यूमंस के अंदर होते हैं।
बिकॉज हमारा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, और जो वाटर के थ्रू वो जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर हो जाते हैं. देन कम टू फॉर्म्ड एलिमेंट्स. 45% था, हमने किया कि 45% कंटेन करता है, और प्लाज्मा कितना कर रहा था, 55 कर रहा था. नंबर्स हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का पहले नंबर याद कर लेते हैं. 5 to 5.5 बिलियन. 55.5 मिलियन में कर लो या तो बिलियंस में कर लो. अगर हम मिलियंस पर मिलीमीटर ऑफ द क्यूब के अंदर कंटेन करते हैं, 55.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब नंबर आरबीसीज का. डब्ल्यूबीसीज का कितना है, डब्ल्यूबीसीज का है 6000 से 8000 पर 6000 to 8000 पर मिलीमीटर ऑफ द क्यूब. एंड प्लेटलेट्स तो लैक्स के अंदर होते हैं, 1.5 लाख to 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब. कलर आरबीसीज का होता है रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उनके अंदर 12 to 16%. 100 ग्राम ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है. और डब्ल्यूबीसीज होते ही कलरलेस है, प्लेटलेट होते ही कलरलेस है. न्यूक्लियस आरबीसीज में एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसीज में प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स में एब्सेंट होता है. लाइफ स्पैन 20 डेज का होता है आरबीसीज का, और डब्ल्यूबीसीज का जनरली शॉर्टली लिव करते हैं, और ये भी शॉर्ट लाइफ होता है. ये 120 डेज का होता है. डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बहुत ही कम दिनों का लाइफ स्पैन होता है इनका. फंक्शन, ये गैसेस का ट्रांसफर करते हैं, ये डिफेंस में काम आते हैं, ये ब्लड की कोगुलेशन में हेल्प करते हैं. इफ़ नंबर ड्रॉप कैन लेड टू लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी. अगर इसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो उससे होता ये है कि हमारे फिर ब्लड लॉस होता है एक्सेसिव बॉडी से, जिससे हमें काफ़ी फर्दर डेंजरस खतरे होते हैं. देन आरबीसीज की बात करें, दे आर मोस्ट एबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट. अगर हम स्पेसिफिकली आरबीसी की बात करें, दे आर मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. सी 55.5 मिलियंस में प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है आरबीसीज. मोस्ट एबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट है ये. ब्लड की फॉर्मेशन होती है, उसकी प्रोसेस को कहते हैं हीमोपोइसिस. और जब आरबीसी की फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस. और एरिथ्रोपोइसिस के अंदर विटामिन B12 की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, फॉलिक एसिड की होती है, एंड आयरन की होती है. और इन प्रीवियस चैप्टर मैंने एक क्वेश्चन आस्क किया था, दैट इज जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में, कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, तो उसका आंसर है हीमोग्लोबिन. हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर किया था ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट. देन हीमोग्लोबिन हमने किया कि 12 से 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में मिलता है. बाइकनकेव शेप का होता है, सर्कुलर शेप का भी होता है. यूनिक्लेटेड न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है, मेच्योरिटी में आके जो न्यूक्लियस को लॉस कर देता है. एनारोबिकली सर्वाइव करता है. और ग्रेवयार्ड, एक PYQ है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज, ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान. जब वो मतलब 120 डेज का लाइफ स्पैन, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, स्प्लीन के अंदर. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन. स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. देन आरबीसी की डेफिशिएंसी होती है एरिथ्रोसाइटोपेनिया, और एक्सेसिव में हो जाए तो पॉलीसेंथीमिया. वेरियस अगर मतलब डिजीजेस भी होते हैं, डेफिशिएंसी के कारण भी होता है, एक्सेस ऑफ आरबीसी के कारण भी होता है. ऐसे ही सेम हीमोग्लोबिन के अंदर भी होता है, हीमोपोलिस. हम जब हमारा ज़्यादा हो जाता है फिर कम हो जाता है तो ग्लोबुलिन प्रोटीन एक्सेट्रा. देन कम्स टू डब्ल्यूबीसी. अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसीज के ऊपर. डब्ल्यूबीसीज फर्दर, इसका हमने नॉर्मल काउंट कर लिया, 6000 से 8000 होता है. और लो हो तो ल्यूकोपीनिया होता है, हाई हो तो ल्यूकोसाइटोसिस होता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है जो कि. और जो हमारा डब्ल्यूबीसीज है वो भी हमारा बोन मैरो के अंदर बनता है. और इसकी प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज को हम कहते हैं ल्यूकोपोइसिस, क्योंकि हम इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, तो इसकी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं. अगर एबनॉर्मल तरीके से इसकी फॉर्मेशन हो रही है तो ट्यूमर बन जाता है, और देन ब्लड कैंसर होता है जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को. डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना 5 टाइप्स के होते हैं, टोटल 5 टाइप्स के होते हैं डब्ल्यूबीसीज, जो फर्दर ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स में डिवाइडेड होते हैं. फर्स्ट हो गया बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. जो बेसोफिल्स होते हैं वो 0.5 से 1% होते हैं.
यूसिनोफिल होते हैं 2 से 3% होते हैं WBC का, न्यूट्रोफिल 60 to 65%, मोनोसाइट 6 to 8%, लिम्फोसाइट 20 से 25%। तो इससे हमें इतना तो क्लियर हो गया कि मोस्ट एबंडेंट कौन सा और लीस्ट कौन सा प्रेजेंट है। मोस्ट एबंडेंट जो है वो न्यूट्रोफाइल्स प्रेजेंट है एंड सबसे लीस्ट जो है वो बेसोफाइल्स प्रेजेंट है। तो मोस्ट एबंडेंट हमारे न्यूट्रोफाइल्स है क्योंकि वो 60 to 65% ऑफ WBC कंटेन कर रहे हैं न्यूट्रोफाइल्स। तो दे आर स्टेन्ड बाय बोथ, neutrophils are stained by both acidic as well as basic dye, acidic as well as basic dye। मल्टी लोड न्यूक्लियस होता है इसका, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है इसका एंड PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होता है। फर्स्ट एट साइट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साइट पे ये फर्स्टली पाया जाता है एंड फैगोसाइटोसिस करता है। फाइगोसाइटिक इन एक्शन जो मोनोसाइट्स होते हैं और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये दोनों फाइगोसिटिक होते हैं। देन बेसोफिल्स जो होते हैं वो 0.5 से 1% प्रेजेंट है। ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, ये एस शेप्ड होती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, एस शेप्ड होती है। ये बेसोफिल नाम से ही पता चल रहा है ये बेसिक डाई से स्टेन होगा एंड इन्फ्लेमेशन रिएक्शन कॉज करेगा एंड ये सिक्रीट करता है, ये फर्दर सिक्रीट करता है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होते हैं? वैसोडाइलेटर्स होते हैं एंड हेपरिन जो कि एंटीकोगुलेंट होते हैं एंड स्टीरोटोनिन जो वैसोकंट्रक्टर्स होते हैं। स्टीरोटोनिन ये तीनों हार्मोन सिक्रीट करते हैं बेसोफिल्स। देन हमारे रह गए इओसिनोफिल्स 2 से 3% प्रेजेंट है। ये एसिडोफाइल्स हैं यानी कि स्टेन्ड बाय द एसिडिक डाई, बायलोब न्यूक्लियस होता है, एलर्जी सप्रेस करते हैं, हेलमिंथिक लार्वल्स को किल कर देते हैं। डायपीडियसिस एक टर्म है, इट मीन्स कि जो वेसोफिल का काउंट जो है वो बेसोफिल्स जो है जब ब्लड वेसल से बाहर आ जाती हैं और वो मास्ट सेल उनको कहा जाता है, दैट इज डायपीडियसिस। ये हमने कर लिए ग्रेन्यूलोसाइट्स के सारे। देन हम आते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स जो होती हैं उसमें आते हैं मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट। मोनोसाइट जो होती है वो किडनी शेप्ड होता है, मोनोसाइट किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एंड दे आर लार्जेस्ट WBC। मोनोसाइट जो होते हैं वो लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट्स होते हैं, लार्जेस्ट। एबंडेंट मोस्ट न्यूट्रोफाइल्स है, मोनोसाइट लार्जेस्ट WBCs है। ये फैगोसाइटिक होते हैं एंड लिम्फोसाइट्स उसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, डी लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं और टी लिम्फोसाइट उसके सपोर्टर्स होते हैं। डी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी सपोर्ट करते हैं एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का सपोर्ट करते हैं। देन ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद आते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन पे। ये ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स पे जो प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। उनके अंदर ट्रू सेल्स नहीं होते और वो बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट्स से की प्रोसेस से वो बनते हैं, फॉर्मेशन होती है। फंक्शन प्लेटलेट्स का इतना होता है कि वो प्लेटलेट फैक्टर्स बनाते हैं जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है। लाइफ स्पेन 7 to 8 डेज का होता है, 7 से 8 दिन तक का होता है लाइफ स्पेन इनका। नंबर इनका हमने करा था अभी 1.5 से 4.5 या 3.5 लैक्स पर मिलीमीटर ऑफ द क्यूब ब्लड के अंदर होता है एंड अगर कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम, ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम, दोनों में डिजीज़ हो जाती है। RBC का नंबर सबसे ज़्यादा है 55.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। देन प्लेटलेट्स का लैक्स में है 1.5 से 3.5 लाख एंड WBCs का सबसे कम 6000 से 8000 एंड वही RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, WBCs को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स के अंदर भी फर्दर हमने देखा कि सबसे कम जो होता है बेसोफिल्स का होता है। बेसोफिल्स के बाद यूसिनोफाइल्स का होता है, यूसिनोफाइल्स के बाद मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स एंड देन न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स का सबसे ज़्यादा नंबर होता है। देन इसके बाद इन रिस्पॉन्स टू इंजरी ट्रॉमा क्लॉटिंग प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। जब हमारे मतलब इंजरी हो जाती है या फिर ट्रॉमा मतलब हमारे कट वगैरह लग जाता है
तो वहाँ पे क्लॉटिंग क्या करती है, ब्लड लॉस से हमें बचाती है, ब्लड लॉस से प्रिवेंट करती है। हीमियोस्टैटिक मैकेनिज्म होता है जो वो ब्लड लीकेज को प्रिवेंट करता है, हीमियोस्टैटिक मैकेनिज्म होता है। टोटल 13 टाइप के जो होते हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 टाइप के होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इतने क्वेश्चन उसमें PYQs नहीं है। हमें 1-2 फैक्टर्स हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे इस जो इवेंट क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर 2-3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक फैक्टर 3 और फैक्टर 13 होते हैं, वो प्लेटलेट सिक्रीट करते हैं और सिक्रेटेड बाय प्लेटलेट्स उन्हें सिक्रीट करते हैं। एंड रिमेनिंग जो एक्सेप्ट कैल्शियम, बाकी जो बच गए मतलब 3, 13 और कैल्शियम के अलावा बाकी सारे लीवर सिक्रीट करता है। तो ये जो प्लाज्मा फैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, फिर क्लॉटिंग होती है, देन इसके अंदर कैस्केड रिएक्शन इन्वॉल्व होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप होती है। इंजरी होने के बाद 2 टाइप से होती है, तो प्लेटलेट्स या फिर इंजर्ड टिश्यू, ये क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं। केमिकल रिलीज करने से हमारा कैस्केड प्रोसेस स्टार्ट होता है। कैस्केड प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो थ्रोम्बोकाइनेज की फॉर्मेशन होती है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। थ्रोम्बोकाइनेज से कैल्शियम आया और उसने प्रोथ्रोम्बिन बनाया, देन थ्रोम्बिन बनाया एंड देन फिब्रिनोजन, फाइब्रिन्स, और उसके बाद वहाँ पे एक कोगुलम बन जाता है, स्कम टाइप बन जाता है, मतलब एक जो हमारी क्या कह सकते हैं, ब्राउन कलर की जो ऊपर हमारी एक लेयर बन जाती है, जो हमारी चोट सही होने लगती है तो वो बन जाती है। और इन सारे प्रोसेसेस के अंदर कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हर प्रोसेस में कैल्शियम रिक्वायर्ड ही है। प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर बना जिसे हम स्क्रम कहते हैं। देन आते हैं ब्लड ग्रुप्स के ऊपर। वैसे इसका इनके अंदर विटामिन के भी एक रिक्वायर्ड होता है, ईच स्टेप में विटामिन के रिक्वायर्ड होता है, विटामिन के इज रिक्वायर्ड इन ईच स्टेप। देन आते हैं हम ब्लड ग्रुप के ऊपर, और इसकी भी वैसे 2 प्रोसेसेस हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है इसका, एक इंट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक होता है कि जब इंजरी लगी, देखो जब इंजरी हुई, इंजर्ड टिश्यू ने टिश्यू फैक्टर रिलीज किया, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जिसके अंदर हमारे प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं। देन ब्लड ग्रुप भी 2 टाइप्स की होती है। उसके ब्लड ग्रुप के अंदर हमारी ग्रुपिंग एक होती है AOB ग्रुपिंग, एक होती है RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग में ये पता लगता है ब्लड पॉजिटिव जो है, ब्लड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड AOB ग्रुपिंग के अंदर उसका ABO, उसके एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ के बारे में पता लगता है। तो द टर्म कम्स इज एंटीजन। एंटीजन्स क्या होते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। जो नेचुरल एंटीजन्स होते हैं उसको डिफाइन करते हैं, केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। दे आर सेल्फ एंटीजन्स या फिर नेचुरल एंटीजन्स जो कि RBC मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एंड जो एंटीबॉडीज़ होती है वो प्लाज्मा के ऊपर प्रेजेंट होती है और उनकी टाइप AB होती है। केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है दैट आर नेचुरल एंटीजन्स, और नेचुरल एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है एंटीजन के रिस्पॉन्स में। ये इसको रिस्पॉन्स करने के लिए जो प्रोड्यूस करेगा, जैसे अगर A है तो वो एंटी B प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से होता है। सो ये प्रेजेंट होते हैं RBC में, और ये प्लाज्मा में AB होते हैं, ये एंटी AB होते हैं। तो ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर कंपैटिबिलिटी, ऑल डोनर एंड रेसिपिएंट इज डन बिफोर द ट्रांसफ्यूजन और आइदर कंसिंग ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड ना ट्रांसफ्यूजन मिक्स ना हो जाए। इसलिए ना जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ना तो पहले तो डोनर की एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है उसको डिल्यूट की जाती है, उसको उसके कंपैटिबल बनाया जाता है ताकि वो हम डोनेट कर सके ब्लड को। अगर हमारा ब्लड ग्रुप एक एंटीजन, अगर ए ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, एंटीजन A प्रेजेंट है RBC मेम्ब्रेन पे, देन एंटीबॉडी एंटी B टाइप बनाएगा। अगर B है तो एंटी A बनाएगा। AB है, AB इज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। और O इज यूनिवर्सल डोनर, तो एंटी A एंटी B दोनों प्रेजेंट होगी। जब कोई एंटीजन नहीं होएगा तो एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होगी, दोनों टाइप की। एंड RH ग्रुपिंग जो हुई थी वो हुई थी रेसस मंकी के अंदर देखी गई थी फर्स्ट टाइम।
सो ह्यूमंस के अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव पता करता है। अगर तो रेसस मंकी वाले करेक्टर्स मतलब वो मिलते हैं, मतलब RH एंटीजन मिलता है, रेसस मंकी वाला एंटीजन मिलता है, प्रेजेंट होता है तो वो पॉजिटिव होता है, नहीं होता तो वो नेगेटिव होता है। जैसे A के ऊपर अगर RH है तो वो पॉजिटिव हो गया, नहीं है तो वो नेगेटिव हो गया। जो O नेगेटिव है ना, मतलब जिसके ऊपर RH नहीं प्रेजेंट, वो यूनिवर्सल डोनर, बेस्ट यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव होता है। जो हमारा O नेगेटिव होता है वो बेस्ट यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो O पॉजिटिव होता है वो हमारा बेस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। सो इसकी एंटीबॉडीज़ और एंटी टाइप्स भी हमने कर ली, यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी हो गया। 80% ह्यूमंस हैव RH पॉजिटिव, 80% में RH पॉजिटिव होता है। एंड अब हम इसका एक स्पेशल केस है वो करेंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी का, जिसके अंदर एक डिजीज़ होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। तो RH positive person upon exposure to RH positive blood will form RH specific antibodies। वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा। अभी हम इसके अंदर पता करेंगे कि ये कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं पहले से सिंपल सा एक केस बता देती हूँ। होता ये है, अगर मेल का पॉजिटिव होता है, सबसे पहले मेल पॉजिटिव RH पॉजिटिव है, मतलब ब्लड ग्रुप उसका पॉजिटिव है चाहे कोई भी हो, एंड फीमेल का नेगेटिव है, तो उसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, फीटस सही सलामत है, जो अब मदर का नेगेटिव है एंड फीटस का RH पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे ना उसकी कुछ एंटीबॉडीज़, कुछ ब्लड जो है ना उसका रह जाता है, एंटीबॉडीज़ उसकी इम्यून सिस्टम में रह जाती है। तो उससे क्या होता है, RH पॉजिटिव, मदर का तो RH नेगेटिव है और फीटस का था RH पॉजिटिव, वो RH पॉजिटिव वाली ना उसके अंदर सर्वाइव कर जाती है। देन क्या होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड के ट्रांसफ्यूजन का खतरा है, जिसके कारण क्या हो सकता है, डिजीज़ होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए एंटी रोगन इंजेक्शंस वगैरह आते हैं, जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। एंटी रोगन मदर को फर्स्ट डिलीवरी के जस्ट बिफोर आफ्टर दे देते हैं, जिससे कि मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो इसलिए फिर इस डिजीज़ को इस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं। मदर का पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, फीटस का पॉजिटिव है। फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे फर्स्ट बेबी नॉर्मल हो जाता है, एज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेट कर देता है। अब डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, चांसेस होते हैं ब्लड मिक्सिंग के। तो RH नेगेटिव मदर का है, उसने एंटीबॉडीज, मदर की बॉडी ने ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया RH एंटीजन के अगेंस्ट, अपने मतलब फीटस वाले ब्लड के अगेंस्ट। तो एंटीबॉडीज जो है क्रॉसेस द प्लेसेंटा इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी आई, सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, उस टाइम पे क्या हुआ, ब्लड जो हमारा था सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे, अब वो प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज क्रॉस कर गई और सवेयर अनीमिया और जॉन्डिस बेबी को होने के खतरे हैं। और हमने इस डिजीज़ को बोला एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। एडमिनिस्टर anti-RH एंटीबॉडी टू मदर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी सेव्स द बेबी बच सकता है अगर हमने मदर को anti-RH एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करवा दी तो। सो ये था एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसके अंदर के 4-5 केसेस आते हैं कि मदर और बेबी का सिर्फ डिफरेंट हो जाना चाहिए। अगर फादर का होता है, फादर से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, मदर से पड़ता है कि बेबी का फिर किस तरीके से होता है उसके अकॉर्डिंग। देन टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी लेयर्स जो होती है ऐसे होती है कि मतलब पोजीशन और उनका हम कॉम्पोजिशन करेंगे अभी। तो ब्लड वेसल्स ट्यूनिका, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटीमा, तो ये वाले जो सारे होते हैं ना, आर्टरीज में, वेन में, कैपिलरी में डिफरेंट होता है। मतलब ये जो ट्यूनिका, इंटीमा है, ये सिर्फ कैपिलरीज में सिर्फ ये वाली लेयर होती है, ये दोनों कैपिलरीज के अंदर एब्सेंट होती है, और आर्टरीज और वेन में दोनों होती है।
तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ना उसकी पोजीशन सबसे आउटर मोस्ट है, ये मिडल वन है, ये इनर मोस्ट है। कॉम्पोजिशन बना किससे है? ट्यूनिका इंटीमा स्क्वेमस एंडोथीलियम से बना है, स्क्वेमस एंडोथीलियम से बना है। और जो मीडिया है वो स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से बना है, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से बना है। एंड ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजनस टिश्यू से बना है। और आर्टरी जो होती है उसके अंदर ट्यूनिका मीडिया थिक होती है, वेन्स थिन होती है, मीडिया थिक होती है, इस टाइप से होता है। जैसे एक ये होगी इंटीमा लेयर, ये होगी जो हमारी ये होगी हमारी सेकंड लेयर मीडिया वाली, और ये होगी हमारी थर्ड लेयर एक्सटर्ना वाली। तो ये वाली जो है ना, ये मैंने आर्टरी का बनाया है। इसके अंदर मीडिया वाली थिक होती है, इसका ल्यूमन, ये जो ल्यूमन है इसके अंदर प्रेजेंट है, ल्यूमन भी नैरो होगा, नैरो है। और इस जो वेन्स है उसके अंदर वाइड होगा, और इसके अंदर थिन मीडिया होगी, मतलब वो ऐसे ही प्रेजेंट होगी तीनों लेयर्स इसकी वेन्स के अंदर। सो ये हमारे ब्लड वेसल्स यहाँ पे हो गए कंप्लीट। देन कम्स टू सर्कुलेटरी पाथवे। हम सर्कुलेटरी पाथवे करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। सो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना रेस्पिरेटरी गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, नाइट्रोजन वेस्ट का, हार्मोन्स का, हीट का, एंटीबॉडीज का। इसका ओरिजिन जो होता है, हमने लाइक एनिमल किंगडम में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि जो फाइलम एनालिडा होता है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। उससे पहले वाले लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। एनालिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम का ओरिजिन होता है। दो टाइप्स के होते हैं, ओपन होता है, क्लोज होता है। जिनके जो ओपन होता है उसमें ब्लड जो है, जो ओपन है वो ब्लड उनके अंदर फिल होता है बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड फिल होता है। और जो क्लोज्ड होता है उनके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर फिल्ड होता है, क्लोज्ड वेसल्स के अंदर फिल्ड होता है। तो इसके अंदर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, साइनसेस के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एब्सेंट होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड यहाँ पे साइनसेस में प्रेजेंट होते हैं। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो इसमें इम्प्रिसाइज होता है, इनमें प्रिसाइजली होता है, क्योंकि वो एक ट्यूब के अंदर ब्लड ने फ्लो करना है। इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, तो सेल्स ट्यूब लाइक नहीं प्रेजेंट होता, तो सेल्स डायरेक्टली दे आर बाथिंग इन द ब्लड। और हेयर सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू वे आर डिफ्यूजन। और यहाँ पे वेलोसिटी ब्लड की जो होती है, वेलोसिटी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। और इसके अंदर वेलोसिटी हाई होती है, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता ब्लड और टिश्यूज़ का, इसके अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कास, एनालिडास एंड कॉर्डेट्स। एनालिडास एंड कॉर्डेट्स क्लोज्ड वाले। इनसे पहले ये जो लोअर वाले हो गए, इनके अंदर ब्लड वेसल नहीं है, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कास के अंदर। एनालिडास, कॉर्डेट्स आगे जो आगे ह्यूमंस वगैरह हमारे अंदर होता है। सो अब हम कर रहे हैं इसकी कि किसके अंदर से सर्कुलेशन डबल होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो इसका यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो तुम्हें ये बहुत ही मतलब प्रिसाइजली नहीं बताया, मतलब ब्रीफली नहीं बताया, बहुत ही मतलब इन्होंने ऐसे ही बता दिया। सो अब हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके करते हैं। तो जो फिश का हार्ट होता है, अभी हम फिशेस के बारे में इन्होंने सबसे पहले बोला, तो हम फिशेस के बारे में बात करते हैं। जो फिश का हार्ट होता है वो ट्यूबुलर होता है। उसके अंदर होते हैं 2 चैम्बर्स, और मेन चैम्बर जो होता है वो आर्टरिया प्लस वेंट्रिकल का होता है। एसेसिटी चैम्बर्स भी होते हैं उनके अंदर, लाइक साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टरियोसस। तो फिश का विनस हार्ट होता है, विनोसस हार्ट होता है। इसके अंदर क्या होती है? सिंगल सर्कुलेशन होती है, एंड सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ओनली वंस इन अ सिंगल सर्कुलेशन। मतलब ब्लड जो है सिर्फ एक बार हार्ट के थ्रू फ्लो करके पास कर जाएगा, सिर्फ एक बार। तो इसलिए हमने इसे सिंगल सर्कुलेशन बोला। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर क्या होती है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन तो ऐसे इसके अंदर चैम्बर्स बने होते हैं।
दोबारा ड्रॉ करती हूँ, 1 मिनट। जो इनके अंदर होते हैं ना चैम्बर्स, ऐसे बने होते हैं, इस तरीके से होता है ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से होते हैं चैम्बर्स। तो ये यहाँ पे ना मतलब रेप्टाइल्स और जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली गिवन है। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। उसके अंदर रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके अंदर भी मतलब इसको 4 इसलिए बोल जाता है, यहाँ पे एक पार्शियली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिससे ये डिवाइड कर देते हैं। वैसे यहाँ पे मिक्स ब्लड ही प्रेजेंट होता है, तो इसे हम ओवरऑल वेंट्रिकली गिनते हैं। और यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पर कंसीडर 4 किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक पार्शियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मतलब ऐसे होता है ना, तो इसमें ऊपर वाली तो पूरी होती है, ये वाली भी पूरी होती है, ये वाली पार्शियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। एंड क्योंकि इसके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है मैं आपको ये बताती हूँ। सो बड़ा कचरा हो गया, इसे पहले इरेज कर लेते हैं। ना मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा बन गया हार्ट। ये इसके हमने 4 चैम्बर्स बनाए, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पार्शियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इसके अंदर सर्कुलेशन होती है कि यहाँ से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड DO2, जो 3 चैम्बर्ड हार्ट या 4 चैम्बर्ड हार्ट बोल लो। इसके अंदर यहाँ पे O2 एम्फीबियन, और ये मैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल का करा रही हूँ। यहाँ से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से ये पास ऑन कर जाता है। यहाँ पे होता है ये मिक्स्ड ब्लड। ये हो गया राइट आर्ट्रिया, ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रिया और ये हो गया वेंट्रिकल्स। ये वही राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो इन दोनों के अंदर क्या हुआ, इनकम्प्लीट हुआ। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ, हो सकता था पर इनकम्प्लीट हुआ। वो इस तरीके से नहीं गया, 2 बार हार्ट में से ब्लड नहीं जा रहा, एक ही बार जा रहा है, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। अब आते हैं बर्ड्स, मैमल्स लाइक क्रोकोडाइल, एव्स, मैमल्स, इनके ऊपर। इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 आर्ट्रिकल्स होते हैं एंड इसमें डबल सर्कुलेशन होती है। क्रोकोडाइल्स हैव इनकम्प्लीट सेप्टाइन वेंट्रिकल्स, सो हैव चैम्बर नॉर्मली उनका 3 इतना चैम्बर होता है। 3 तो पूरे होते हैं, एक हाफ चैम्बर होता है। फिशेस फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। देन अब आते हैं हम लिम्फ्स पे। लिम्फ्स जो होते हैं दे आर, लिम्फ के अंदर होता क्या क्या, वाटर होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बहुत ही कम प्रोटीन होता है, मतलब ब्लड से कम प्रोटीन होता है। दे आर कलरलेस। इनका फंक्शन क्या होता है, ये करते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करते हैं, मिडल मैन, बॉडी का मिडल मैन की तरह वर्क करते हैं। क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस को उन्होंने क्या करना होता है, विच कैन नॉट बी, जो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं, ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उसे लिम्फ वेसल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो इसका कलर होता है कलरलेस होता है, वैसे हम पेल येलो कलर का बोलते हैं, कलरलेस होता है। ब्लड में लार्जर प्रोटीन होते हैं प्लस मोस्ट फॉर्म एलिमेंट होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, कैरी न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड फैट। लिम्फेटिक वेसल ड्रेन द इंटरस्टिशियल ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक टू द मेजर वेन्स। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ब्लड है, प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, उसके अंदर कुछ टिश्यू फ्लूइड्स हैं, देन वो लिम्फ बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैं आपको एक बार ड्रॉ करके निकालती हूँ। वैसे ये इतना डीपली पूछा नहीं जाता, नीट पॉइंट ऑफ व्यू है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ये इनफ होता है। सो पहले क्या करती है, जो कैपिलरीज से ब्लड, कैपिलरीज से कुछ टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक ओपन एरिया में आ जाता है, देन वो लिम्फेटिक वेसल में जाता है तो वो लिम्फ बना देता है, देन वो फिर से इंटरस्टिशियल कहाँ गया, इंटरस्टिशियल, हाँ ये रहा लिम्फेटिक वेसल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और देन वो मेजर बैक दोबारा वो मेजर वेन्स से चला जाता है हमारे आर्टरीज के अंदर और हार्ट के पास। ये हमारा हार्ट है, ये हमारे यहाँ पे कैपिलरीज है, ये होगी आर्टरी, ये होगी वेन, और ये हमारी मेजर वेन होगी। तो ये कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड निकल के यहाँ आ जाता है, ओपन इंटरस्टिशियल स्पेस ये वाली हुई, और यहाँ से आने के बाद फिर ये मेजर वेन में चला जाता है। इस लाइन का ये मतलब था। देन लेसिटियल्स आर लिम्फ वेसल्स इन इंटरस्टिशियल विलाई टू एब्जॉर्ब द फैट।
लिम्फ वेसल्स के अंदर इंटरस्टिशियल विलाइज प्रेजेंट होते हैं जिससे फैट ऑब्जॉर्व कर सके। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट। इसको एक बार इरेज कर लूँ, अपने दिल को बड़ी क्लोजली देख लो, ये हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, जो कि नॉर्मली ब्लड पंप करता है। ओरिजिन ऑफ हार्ट इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है, प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। मीडिया स्टर्नम, जो हमने लंग्स किया था, लाइक ऐसे लंग्स किया था ना, यहाँ पे हमने किया था वो थोड़ा सा यहाँ पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट है, ये मीडिया स्टर्नम था, यहाँ कार्डियक नॉच के बीच में यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट था, हमने किया था ना, यहाँ हार्ट प्रेजेंट था, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से हमारा बन रहा था लंग्स। यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर था, तो वहाँ पे कार्डियक नॉच, हमने कार्डियक नॉच करी थी, कार्डियक नॉच, तो वहाँ पे हार्ट हमारा प्रेजेंट है। और ये लंग्स के दोनों वाले बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, मीडिया स्टर्नम, इस वाले रीजन में है। साइज इसका हमारे एक क्लेंच फिस्ट के इक्वल है और कॉनिकल स्ट्रक्चर है। कोरोनरी सिस्टम है हार्ट का हमारा, लेट मी एक्सप्लेन कैसे। ओके सो हाँ, तो ये जो हमारा हार्ट है ना, मतलब है तो एक्चुअली इस शेप का, बट ये इसका जो स्ट्रक्चर हमने किया कि कॉनिकल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब पता है क्या है, ये जो है ना, ये बेस है, बेस रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ का, बेस हमारा इस तरीके से होता है ना, और एपेक्स ये हमारा कोन बनाता है, ये सी इस तरीके से कोन, ऐसे ये हो गया बेस, ये हो गया कोन, तो ये हमारा कोनिकल स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर इस तरीके से हमारा हार्ट है। तो एक तो ये कार्डियक मसल का बना हुआ है, मतलब इसके ऊपर ये है क्या चीज़, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बाहर आता है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड आता है, यहाँ पे DO2 आता है। तो ये होगी हमारी कोरोनरी वेन, ये वाली हमारी होगी जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो होगी कोरोनरी ब्लेड, जो क्या करे, टेक अवे द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो कोरोनरी आर्टरी, ये वाली होगी हमारी कोरोनरी आर्टरी, जिसने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई कर रहा है। सी, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, इसने हमारे क्या करना है, कोरोनरी आर्टरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है, जिससे हमारा हार्ट क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। अगर किसी रीज़न से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम आया, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन कम हो गया, इससे हमारा पता है क्या हो सकता है, हार्ट अटैक। ब्लड नहीं आ रहा हार्ट के अंदर, दिस इज हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक का साइन है। देन इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस हमारा ये कुछ ऐसा है, हार्ट एक्चुअल में ऐसा दिखता है। इसको हम क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, ये आते हैं हम हार्ट पे, इससे बड़ा ये नहीं हो रहा। सो ये हमारा इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है। यहाँ पे हमारी आयोटा प्रेजेंट है, ये हमारी आयोटा प्रेजेंट है, आयोटा प्रेजेंट है, यहाँ हमारी वेना केवा प्रेजेंट है, ये हमारा हो गया राइट आर्टरियम, ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला हमारा राइट साइड होता है, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है। हार्ट के अंदर ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी ऑलवेज रिमेंबर, जिसकी जो कोरोनरी आर्टरी है वो हमारी लंग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट की भी वॉल जो होती है उसकी 3 लेयर्स होती है, आउटर, मिडल, इनर। जो आउटर वाली लेयर होती है दैट इज पेरिकार्डियम। जैसे लंग्स के अंदर थी प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड था, वैसे इसके अंदर उस पर आउटर वाली पेरेंटल थी, इनर वाली विस्ट्रल थी। हार्ट के अंदर भी ऐसी है, पर वो पेरिकार्डियम आउटर वाली लेयर है, उसकी बीच वाली मायोकार्डियम एंड इनर वाली एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है। हार्ट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल एंड एंडोथेलियम से बना होता है।
देन मिडल वाली जो होती है वो मायोकार्डियम जो कि कार्डियक मसल्स होती हैं, एंड पेरिकार्डियम उसकी आउटर वाली को विस्ट्रल कहते हैं, इनर वाली को आउटर वाली को पेरेंटल कहते हैं, इनर वाली को विस्ट्रल कहते हैं। जो पेरेंटल होता है वो फाइब्रस होता है और सीरस मतलब थिन होती है, एंड जो विस्ट्रल होता है वो कम्प्लीटली सीरस होती है, और इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और पेरिकार्डियल फ्लूइड जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उनका काम भी यही होता है कि मतलब लाइक जो प्लूरल फ्लूइड का काम क्या था, शॉक एब्जॉर्ब करना, फ्रिक्शन रिड्यूस करना, सेम एज इट इज़ वही काम है, और रिड्यूस करता है फंक्शनिंग वाइल पंपिंग के टाइम पे, यही एक दो फंक्शन है इसके। देन हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम विद पेरिफेरल 4 चैम्बर्स है, जो ऊपर 2 लोअर ऊपर वाले आर्ट्रिकल्स हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए, सेप्टम्स भी होते हैं बीच में प्रेजेंट, आर्ट्रिकल्स के बीच के सेप्टम को इंटर एट्रियल सेप्टम्स हो गए, थिन होती है, मस्कुलर होती है, ये थिक वॉल्ड होती है, ये थिक फाइब्रस होती है। जो वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकल्स वो थिक होगी, वेंट्रिकल्स की सेप्टम थिक होती है, एंड आर्ट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच की वाली को आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, दैट इज थिक फाइब्रस। और कार्डियक वॉल्स की बात करें तो वो भी होती है, ट्राइकस्पिड होती है, बाइकस्पिड होती है। ट्राइकस्पिड जो होती है वो राइट आर्ट्रिकल राइट वेंट्रिकल के बीच की होती है, ये हार्ट है हमारा, ये राइट आर्ट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रिकल, ये वेंट्रिकल राइट वाली होगी, ये लेफ्ट वाली वेंट्रिकल होगी। तो राइट आर्ट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है, जिसे हम मिट्रल वॉल्स भी कहते हैं। और एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट है, और एट द बेस ऑफ आयोटा के यहाँ पे भी सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट है। Walls are the muscular flaps or cusps that allow the unidirectional flow of the blood and prevents its backflow. Walls का काम यही होता है कि मतलब ब्लड बैकफ्लो ना कर जाए, उसको प्रिवेंट करती है। मस्कुलर फ्लैप्स या कस्प बोल लो, और यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो करे, इसके लिए ही वॉल्स बनी होती है, मेन फंक्शन इसका यही होता है। देन कार्डियक मसल्स, दे आर द कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज, नोडल टिश्यूज, इसके बारे में हम फर्दर आगे ब्रीफली करेंगे। सबसे पहले हम सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड करते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। देन ब्लड का सर्कुलेशन कराती हूँ, जगह चाहिए थोड़ी सी, यहाँ पे कराती हूँ। हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन होता है इस तरीके से, ये हमारा हार्ट है, डबल सर्कुलेशन होता है ना ब्लड के अंदर, वो हम करने लगे हैं कैसे होता है। ये हमारे हो गए बॉडी पार्ट्स, और ये हमारे हो गया लंग्स। तो ब्लड क्या करता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, ये वाला राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला, ये आर्टरी है, ये वेंट्रिकल है। राइट आर्टरीज के अंदर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, देन वो ट्राइकस्पिड के थ्रू यहाँ आता है, यहाँ से फिर वो वापस जाता है, फिर वो जाता है लंग्स में, फिर लंग्स से आता है ब्लड और वो यहाँ से इस तरीके से जाता है। ये वाला ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। बॉडी कौन सा ब्लड देगी, डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट ने क्या पंप करके देना है उसे, लंग्स ने पंप करके देना है। लंग्स का काम है, लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजनेशन का, वो करके देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना के देगा। अब इसमें काम कौन कौन कर रहा है, ये होगी आयोटा जो हमारी हार्ट से जा रही है बॉडी पार्ट्स में, ये होती है आयोटा। ये होगी पल्मोनरी वेन, सिर्फ पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। बाकी जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है और जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करते हैं। जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरी क्या करती है, अवे फ्रॉम हार्ट, रिसीविंग चैम्बर है आर्टरी, वो अवे हार्ट से अवे जाती है, और जैसे ये पल्मोनरी आर्टरीज है,
ये अवे जा रही है हार्ट से, और जो वेन्स होती हैं वो टुवर्ड द हार्ट जाती है। इसके अंदर ना दो टाइप की सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इसलिए हम डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट कहते हैं। इसके अंदर पल्मोनरी भी होती है, सिस्टमैटिक भी होती है। पल्मोनरी कैसे होती है? पल्मोनरी होती है ऐसे कि लंग्स है हमारी, लंग्स से गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन्स हार्ट के अंदर, हार्ट से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के अंदर, ये वाला लंग्स के अंदर। जो ये वाला सिस्टम था ना, ये वाला सिस्टम, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज होता है? लंग्स के लिए। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जिसमें बॉडी पार्ट आ गया, बॉडी पार्ट ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे हम दूसरे कलर से करते हैं तभी हो पाएगा डिस्टिंग्विश। वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को दिया, हार्ट ने क्या किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया आयोटा से, ये वाला पार्ट हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का, इसलिए इसके अंदर होती है डबल सर्कुलेशन। एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है उसके अंदर क्या होता है? लंग्स प्रोवाइड, पल्मोनरी मीन्स लंग्स का काम है, लंग्स हार्ट लंग्स, और सिस्टमैटिक बॉडी हार्ट बॉडी, बीच में क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से हार्ट के पास कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से लंग्स के पास कौन सा जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जाता किसके थ्रू है? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स रिस्पेक्टिवली। एंड बॉडी पार्ट से जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास, हार्ट से जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट के पास थ्रू वेना केवा एंड आयोटा रिस्पेक्टिवली। सो ये हमारे होगी डबल सर्कुलेशन, इस करके इसे बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। अब हम एक बार ना हार्ट के डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लेंगे, इसकी लेबलिंग क्योंकि आती है तो इसको हम बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी कचरा डला हुआ है, इसको पहले साफ कर देते हैं। ओके, सो अब करते हैं हम इसकी ये हार्ट का जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है हार्ट का। इसके यहाँ पे प्रेजेंट जो है सुपीरियर वेना केवा, ये वाली है हमारी सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, इसका ना जो डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है ना, वहाँ से इसकी लेबलिंग एनसीईआरटी जब थॉरली रीड करेंगे ना आप, तो वहाँ से इसकी लेबलिंग अच्छे से ज़रूर देख लेना। ये देखो यहाँ पे ये होगी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये होगी बाइकस्पिड वॉल्व्स। यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हमने करा था। यहाँ पे इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम, इंट्रा आर्ट्रिकुलर सेप्टम है। लार्जेस्ट आर्टरी है आयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा है। एंड यहाँ पे पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट है। ये वाली जो है ना, ये दिख रही होगी लाइन लाइन से बनी हुई है, ये पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट है। एंड इसमें क्या रह गया? और ये वाली जो प्रेजेंट है यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इसे हम कॉडी टेंजिनल कहते हैं। ये बैकफ्लो प्रिवेंट करता है ब्लड का, कॉडी टेंजियल। एंड देन हम आते हैं अब इसके एक एक पार्ट को करेंगे। आर्टरीज का क्या काम है, वेन्स का क्या काम है, कैसे कैसे फंक्शनिंग करते हैं, तो उसे एक बार देख लेते हैं। जो हमारी आर्टरीज होती है ना, उसे हम रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। अभी जो मैं बताने लगी ना, उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इतनी मतलब ब्रीफ लाइंस है ना, जो कि एनसीईआरटी में तुम पढ़ भी लेते हो बट स्टिल तुम्हारे माइंड में रहती नहीं, तुम उसे याद नहीं रख पाते या व्हाटएवर। सो मैं अभी जो लाइंस तुम्हें बताने लगी हूँ ना, जो मतलब हर एक की फंक्शनिंग, आर्टरी, वेन्स और इसकी आराम से इसकी ब्रीफली मैं तुम्हें बताती हूँ। जो मेन पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से तुम्हारे लिए सिलेक्टेबल पॉइंट्स रखे हैं, सिर्फ इसको ध्यान से सुन लेना। तुम इसके अलावा ये बोरिंग पॉइंट्स है, तो तुम एनसीईआरटी में पढ़ के भी तुम ऐसा फील करते हो कि बहुत से रिमेंबर करेगा, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नक्शल्स लेके आई हूँ, जैसे उसको ध्यान से सुनना। जो आर्टरिया होता है ना, रिसीविंग चैम्बर होता है।
आर्टरिया की वॉल प्रेजेंट, जो आर्टरी की वॉल्स होती है ना, उसके इनर वाली साइड ना मस्कुलर एक मतलब जैसे इंटरस्टिशियल विलाय होता है ना, उस टाइप से प्रेजेंट होता है मस्कुलर रिड्स वॉल्स के ऊपर। तो वो जो आर्टरिया है ना, दोनों आर्टरियाज इंटर आर्टरियल सेप्टम से डिवाइडेड है, बहुत ही थिन होती है। बर्थ से पहले क्या होता है, उसका अपर्चर होता है फोरामेन ओवल्स का, एंड आफ्टर बर्थ उसके अंदर ना एक डिप्रेशन बन जाता है। आर्टरीज के जो बीच में इंटर आर्टरियल सेप्टम है वो थिन होती है और वहाँ पे एक अपर्चर बन जाता है, अपर्चर होता है। देन वो बाद में डिप्रेशन की फॉर्म में आ जाता है, उसे हम फोसा ओवलिस कहते हैं, फोसा ओवलिस। राइट आर्टरिया के अंदर क्या होता है, अब राइट और लेफ्ट के बारे में आराम से करते हैं। राइट आर्टरिया के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, हमने अभी किया था सर्कुलेशन के अंदर। फिर कचरा कचरा हो गया ना, कहाँ पे अभी हमने बनाया था पूरा। हाँ, तो ये राइट वाली जो आर्टरी है इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, रिसीव कर रही है। लेफ्ट वाली आर्टरिया क्या कर रही है, लेफ्ट आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रही है फ्रॉम द लंग्स विया पल्मोनरी वेन्स। जो राइट आर्टरीज होती है उसमें सुपीरियर वेना केवा होता है, अपर बॉडी पार्ट्स को जो सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड करता है ब्लड, एंड इंफीरियर वाली लोअर बॉडी पार्ट्स को, एंड कोरोनरी साइनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करके कलेक्ट करके मायोकार्डियम के पास जाता है, मायोकार्डियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एंड जो कोरोनरी साइनस के अंदर वॉल्स होती है वो होती है बेसिन वॉल्स, और इंफीरियर वेना केवा के अंदर होती है ऑस्ट्रेशियंस वॉल्स जो कि प्रिवेंट करती है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। एंड सुपीरियर वेना केवा के अंदर होती है ओपनिंग ओब्लिकली, कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है उनके अंदर। जो लेफ्ट आर्टरिया होता है उसके अंदर दो वेन्स प्रेजेंट होती है, दो वेन्स दोनों लंग्स से आ रही होती है, टोटल 4 वेन्स होती है, कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ओपनिंग होती है इसकी, ओब्लीक होती है। जो राइट आर्टरिया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो साइज में ग्रेटर है देन द लेफ्ट आर्टरिया, क्योंकि लेफ्ट आर्टरिया सिर्फ लंग्स से ब्लड कलेक्ट कर रहा है। देन कम टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का काम होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है। तो आर्टरिया जो है वो मतलब वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो होती है वो मोर थिकर होती है देन आर्टरिया, और लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज़्यादा। तो मोस्ट थिकेस्ट वॉल किसकी होती है, अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट में मोस्ट थिकेस्ट वॉल किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। इस चीज़ को हमेशा याद कर रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या होती है, मोस्ट थिकेस्ट वॉल होती है, मोस्ट थिकेस्ट वॉल। एंड बोथ द वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स। इसके अंदर एबी वॉल्स होती है, एबी वॉल्स होती है आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल सेप्टम। तो ये इनका काम क्या होता है, ट्राइकस्पिड होते हैं, बाइकस्पिड होते हैं, हमने कर दिया। जो फ्लैप्स होती है एबी वॉल्व की, दे आर हेड बाय द कॉर्डल टेंडे, और उनका काम क्या होता है जो हमने अभी किया था एबी वॉल्व के पास कॉर्डल टेंडे, उनका काम ही होता है, वो वाइट फाइब्रस टेंडनस मटेरियल का बना होता है, हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, पैपिलरी मसल्स से अटैच होते हैं। ड्यू टू वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जो फ्लैप्स होते हैं वेंट्रिकुलर, ये होती क्यों है, कॉर्डे टेंडन का फंक्शन क्या है, ताकि जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो ना तो फ्लैप्स वोंट ओपन, प्रेशर के कारण फ्लैप्स ओपन ना हो, इसलिए। मस्कुलर रिड्स ऑन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स को हम कॉलम कॉर्ने कहते हैं। ये मतलब ऐसे थोड़ा एक्सटर्नली है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है तो इसलिए करना इतना ज़रूरी नहीं है, जो मैंने लास्ट लाइन बोली अभी। तो नेक्स्ट इज राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। एक्चुअली यू नो मतलब बताते थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चल जाता है, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं आपको जस्ट वन शॉट दे रही हूँ जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर करा सकूँ, एनसीईआरटी का एवरी पॉइंट कवर हो, मैं ऐसे पूरी कोशिश करती हूँ। और PYQs भी इसमें ऑलमोस्ट सारे कवर होते हैं।
बाकी जो इसके अलावा तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट एंड डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड ऐसे हर चैप्टर की करूँगी। सो इसकी भी हम इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाएंगे। सो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बारे में कर रहे थे। दे आर लेफ्ट वेंट्रिकल्स हमारे ये वाले प्रेजेंट है, यहाँ पे हार्ट बना, ये हमेशा याद रखना ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ वाले हम वेंट्रिकल्स की बात करें, इसके ऊपर यहाँ पे हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट थी। दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट आर्टरिया से ब्लड आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है राइट वेंट्रिकल लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के पास सेमी ल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होती है, जो पल्मोनरी वेन वॉल्स के पास जाती है, जिससे प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। एंड जो राइट वेंट्रिकल्स हैं वो हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो सबसे थिकेस्ट होती है, रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरिया। लेफ्ट आर्टरिया यहाँ से ब्लड रिसीव करती है और उसके बाद पंप करती है बॉडी के सारे पार्ट्स में, लंग्स को छोड़ के आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में करती है। ओपनिंग इसकी भी सेमिन्यूलर वॉल्स में होती है, आयोटिक वॉल्स में। इट सेंड ब्लड टू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन वॉल्स। यहाँ पे हमारा जो बॉडी वाला हमने किया बॉडी पार्ट्स के अंदर वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हुआ, तो वो पूरी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन करती है। देन इसके बाद हम कार्डियक साइकिल करेंगे। हमारे हमने ये बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। अब हम एक बार कार्डियक मसल्स के बारे में करना है ना हमें, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज और नूडल टिश्यूज और एक्साइटेबल होते हैं, ये सारा। साइनो इसको हम फर्दर अभी ब्रेक पे देते हैं, इसे हम 5 मिनट के बाद करेंगे। पहले हम एक बार ना कार्डियक साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल होता है, तो इसके बारे में हम ना एक बार ब्रीफली कर लेते हैं। उसके बाद हम ये वाला सारा कार्डियक मसल्स के बारे में करेंगे, कौन सा पेस मेकर होता है, कौन सा पेस सेटलर होता है, एवी नोड्स, एक बंडल ऑफ हिल्स, ये सारे हम करेंगे अभी। ये हम कर चुके हैं वैसे ये वाला पार्ट की टाइप सर्कुलेशन कितने टाइप की होती है, डबल सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी होती है, सिस्टमैटिक होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला पूरा हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया था कि किसके थ्रू ब्लड कहाँ जाता है। यहाँ वेंट्रिकल से आर्टरिया के अंदर जाता है और यहाँ वेंट्रिकल से, वैसे हम इसकी जगह पे आर्टरियल्स के अंदर जाता है, मतलब राइट वेंट्रिकल से क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डबल सर्कुलेशन के अंदर मैंने करा दिया था, वैसे एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। लंग्स हो गया, यहाँ पे बॉडी पार्ट हो गया, तो ब्लड हमारा ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था एंड यहाँ से आके ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से, ये वाला हमारी राइट साइड है, ये वाली हमारी लेफ्ट साइड है, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियल वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ्ट आर्टरिकल्स के पास आ रहा है। मतलब ये ऊपर वाला सिस्टम जो हमने किया था वो हो गया पल्मोनरी वाला, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स से लेफ्ट आर्टरिया के पास आ रहा है। एंड सिस्टमैटिक के अंदर क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स के पास आ रहा है, बॉडी पार्ट से फिर वो राइट आर्टरिया में जा रहा है। इतनी सी थी। नो मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए डबल सर्कुलेशन होती है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन्स होती है जिससे वो लीवर तक जाता है। कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड फ्लोज टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मसल्स। कोरोनरी सर्कुलेशन हमने अभी करा दिया था, टू एंड फ्रो ही हो गया। हमारा हार्ट ही हमारी कार्डियक मसल से बना हुआ है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड निकल जाता है, ऐसे सारी हमने कर लिया। ये कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर होता है, इसका भी मैंने आपको थ्रू डायग्राम बता दिया। अब हम कार्डियक साइकिल करने वाले थे ना, तो हम करते हैं कार्डियक साइकिल। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कार्डियक साइकिल हम उसके अंदर काउंट करते हैं। क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्शन होती है ना हार्ट की, हम उसे सिस्टोल काउंट करते हैं। जब अपने कभी बीपी चेक कराया होगा, उसके अंदर 2 उसकी वो आती है न्यूमेरिक वैल्यू, वो कौन सी होती है? कभी ये चीज़ को नोटिस किया होगा कि मतलब हमारी जो ब्लड प्रेशर है, एक होता है अपर वाला, एक होता है लोअर वाला, उसे वो क्या चीज़ होती है? वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही होती है। मतलब सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो
उसे हम फर्दर अभी हम करने लगे हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कार्डियक साइकिल बनाता है। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। 1 मिनट में सीक्वेंसली इवन इन हार्ट बीट विच आर साइक्लिकली रिलेटेड हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। 1 मिनट के अंदर 72 कार्डियक साइकिल हुआ, मतलब यानी कि 60, 1 मिनट में क्या हो गया 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स के अंदर 72 कार्डियक साइकिल्स हुए, मतलब 60 सेकेंड्स के अंदर 72 कार्डियक साइकिल हो रहे हैं ना, मतलब 72 कार्डियक साइकिल के अंदर 60 सेकेंड हुए, मतलब 1 कार्डियक साइकिल के अंदर हुआ 60 सेकेंड अपॉन 72, ये आता है 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल को लग रहा है 0.8 सेकेंड, एक कार्डियक साइकिल को लगता है 0.8 सेकेंड। ओके, सो 0.8 सेकेंड पे फर्दर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल एंड जॉइंट सिस्टोल्स में डिवाइडेड है। इसको मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताती हूँ, पाई चार्ट के थ्रू। एक्चुअली में से पाई चार्ट के थ्रू ज़्यादा मतलब क्लियर होएगा कि किस तरीके से है। अगर तुम्हारी ये एक साइकिल है, ये बना हुआ है एक्चुअली, ये साइकिल है इस तरीके से, तो इसके अंदर ये जॉइंट डायस्टोल है, इसके बारे में भी हम करते हैं। जॉइंट डायस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है। डायस्टोल ये वाली पूरी होती है, डायस्टोल ये वाली होती है, सिस्टोल जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आर्टरियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो आर्टरियल सिस्टोल होती है ना, वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है। 0.8 सेकेंड हमने ये पूरे एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड का होता है ना, ये मैंने बता दिया कि ड्यूरेशन कैसी है, पूरी न्यूमेरिक वैल्यू मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताई है। सो अगर तुम्हें नहीं समझ आई तो प्लीज़ वीडियो रिपीट करके देख लेना, पर इसे याद रखना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अगर पता होगा ना तो निकालना ईजीली आ जाएगा। तो ये 0.1 सेकेंड होती है ये वाली, और ये वाली होती है 4.3 सेकेंड, और ये वाली तो ये देखो हाफ हाफ कर दिया, हाफ 0.4 तो होगी, ये वाली भी, इधर वाली भी टोटल मिला के 0.4 होनी चाहिए, और ये वाली होगी 0.1, इतनी होगी 0.1 करेंगे तो, और ये होगी वाली 0.3। ओके, तो इसके अंदर कैसे हार्ट की साउंड और उसके बारे में अगर हम आगे फर्दर करते हैं। जो आर्टरियल सिस्टोल होता है ना, जब दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये कर रहे हैं हम आर्टरियल सिस्टोल के बारे में। आर्टरियल सिस्टोल के बारे में, जब दोनों आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तब आर्टरियल सिस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आर्टरियल मतलब किसकी, आर्टरिया की। एवी वॉल्स जो होती है ओपन हो जाती है, एवी वॉल्स ओपन हो जाती है। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, फिल कर जाते हैं, और रूट ऑफ द ग्रेट वेन्स क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ये होती है आर्टरियल सिस्टोल की कंडीशन। आर्टरियल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कौन से इसमें से, मतलब विच वन इज़ नॉट आर्टरियल सिस्टोल की कंडीशन, या विच वन इज़ आर्टरियल सिस्टोल की कंडीशन। सो इसलिए याद करना ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रैक्शन, दोनों आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आर्टरियल सिस्टोल होगा। सिस्टोल का मतलब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और आर्टरीज इन्वॉल्व है, इसलिए एवी वॉल्स ओपन होती है, वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं, और रूट ऑफ द ग्रेट वेन्स क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। देन हम आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या होती है, वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, मतलब दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एवी वॉल्स क्लोज होंगी। फर्स्ट साउंड इस टाइम पे आती है वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पे लब की, फर्स्ट साउंड होती है लब की। हार्ट की साउंड होती है ना, लब एंड डब, तो फर्स्ट साउंड आती है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है लब की, फर्स्ट हार्ट साउंड। एंड जो जॉइंट डायस्टोल होता है उसमें सारे चैम्बर्स, ऑल 4 चैम्बर्स रिलैक्स करते हैं, एवी वॉल्स ओपन होती है। बाकी दोनों टाइम पे सिस्टोल्स के टाइम पे एवी वॉल्स क्लोज थी। अब रिलैक्स किया ना जब सबने, तो एवी वॉल्स ओपन होगी, वेंट्रिकुलर फिलिंग हुई, जिसके अंदर 70% जॉइंट डायस्टोल हुआ और 30% एवी सिस्टोल हुआ, जिसमें जो फास्टोल है और जॉइंट डायस्टोल जो हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिलिंग जॉइंट डायस्टोल में हो रही है 70% हो रही है। इनिशियल फर्स्ट भी फास्टेस्ट होती है, और लेटर सेकंड थर्ड जो होगी वो स्लोएस्ट होगी डायस्टेसिस के कारण। एंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर जो ग्रेट वेन्स कौन सी होती है, ग्रेट आर्टरीज कौन सी होती है, जस्ट रिमेंबर, जो ग्रेट आर्टरी होगी पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा आर द ग्रेट आर्टरी, और पल्मोनरी
ग्रेट वेन्स होती है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, वेना केवास होगी, पल्मोनरी वेन होगी एंड कोरोनरी साइनस हो गया। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन दो टर्म्स है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, एक होती है सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन होती है और वो होती है। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें वेंट्रिकल क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव करती है एज बोथ एवी एंड सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होती है। जब एवी और एवी मतलब एवी वाली और सेमिल्यूनर वॉल्स ये दोनों जब क्लोज होती हैं और वेंट्रिकल्स क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव करते हैं, उसे हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्स जब ओपन होती है तो उसे इजेक्शन ऑफ ब्लड होता है, जिससे वेंट्रिकल्स पुश करती हैं ब्लड को ग्रेट आर्टरी की तरफ। उस टाइम पे कोई साउंड नहीं होती, देयर इज नो साउंड ऑफ ओपनिंग द वॉल्स। वॉल्स के ओपन होने की कोई साउंड नहीं होती। सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन होती है तो ब्लड इजेक्ट आउट होता है। तो क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स होती है वो ब्लड को पुश करती है ग्रेट आर्टरी की तरफ। ग्रेट आर्टरी मतलब पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा की तरफ, और उस टाइम पे कोई साउंड नहीं होती ओपनिंग की। और जो जॉइंट डायस्टोल होता है उसके अंदर क्या होता है, सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होती है, एवी वॉल्स ओपन होती है। सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होती है, एवी वॉल्स ओपन होती है। एवी वॉल्स वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल और आर्टरियल सिस्टोल के अंदर क्लोज होती है। और रूट ऑफ ग्रेन वेन्स ओपन होती है, रूट ऑफ ग्रेट वेन्स ओपन होती है, जो कि रूट ऑफ ग्रेट वेन्स जो हैं वो दोनों सिस्टोल्स के अंदर क्लोज होती है। अब ड्यूरेशन अगर हमने निकालना है, कुछ न्यूमेरिकल हमारे जैसे मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मतलब आर्टेरियल डायस्टोल की टाइमिंग बतानी है। अब आर्टेरियल डायस्टोल कैसे हुआ, यह है आर्टेरियल सिस्टोल, यह है जॉइंट डायस्टोल। तो आर्टेरियल सिस्टोल कैसे बना, ये जो साइकिल है ना वो इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज चल रहा है। रिमेंबर, ये साइकिल क्लॉकवाइज चल रहा है। हमें आर्टेरियल डायस्टोल की निकालनी है, तो इसके लिए हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस जॉइंट डायस्टोल दोनों की वैल्यूज़ ऐड करेंगे। अगर हमें एट्रियल डायस्टोल निकालनी है ना, एट्रियल डायस्टोल निकालनी है ना, हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल दोनों को ऐड करेंगे। दोनों की वैल्यू ऐड की हमने, इसकी 0.3 थी, इसकी 0.4 थी, वो कितनी आ गई 0.7 सेकेंड्स आ गई। अगर हमें वैसी वेंट्रिकुलर डायस्टोल निकालना है ना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उसके लिए हम जॉइंट डायस्टोल की और आर्टेरियल सिस्टोल की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 0.1। जॉइंट डायस्टोल इसकी और आर्टेरियल सिस्टोल की निकालेंगे, तब वेंट्रियल डायस्टोल की वैल्यू आएगी। और ड्यूरेशन ऑफ लब एंड डब निकालनी है, तो लब साउंड कहाँ पे होती है और डब साउंड कहाँ पे होती है। अभी मैंने जैसे आपको कराया, मैं इसको लब और डब की साउंड बताती हूँ इस पाई चार्ट के थ्रू कहाँ पे होती है। ये पाई चार्ट है ना, हमने जैसे किया कि फर्स्ट साउंड लब की कहाँ पे आती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पास। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट हुआ ना यहाँ पे, तो फर्स्ट साउंड आई लब, ठीक है। और यहाँ पे जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तब फर्स्ट साउंड आई लब की, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल ख़त्म हुआ ना, मतलब जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हुआ, तो आई डब की साउंड। और रिमेंबर, कोई साउंड नहीं होती जब सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन होती है, सॉरी। तो इस यहाँ पे लब की साउंड होती है और यहाँ पे डब की साउंड होती है। तो इसके अंदर पूछा है लब डब की ड्यूरेशन क्या है। लब डब की ड्यूरेशन निकालनी है ना, वो हमारी आती है 0.3, ठीक है। लब और डब की ड्यूरेशन, ये लब और डब के बीच का ड्यूरेशन है 0.3। और जब हमें डब और लब की निकालनी है ना, तो 0.4 + 0.1 करके आएगी 0.5। हार्ट की जो साउंड होती है ना, वो बाय स्टेथोस्कोप हम
सुन सकते हैं। फर्स्ट साउंड होती है S1 लब की एंड सेकंड साउंड होती है डब की। एक बार हम इसका ये पाई चार्ट फ्लो चार्ट जो है 1 कार्डियक साइकिल का इवेंट वो कर लें, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो लोकेशन, स्ट्रक्चर, जॉइंट डायस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो आर्टरीज होती हैं डायस्टोल के टाइम पे रिलैक्स करेंगे क्योंकि वो फिलिंग हो रही होती है। आर्टरियल हो रही है इस टाइम पे वो कंट्रैक्ट करेगा, इंक्रीज फ्लो बाय ब्लड वेंट्रिकल और बाय 30%। वेंट्रिकल डायस्टोल के अंदर भी रिलैक्स करेगा। जब आर्टरीज की बात की है ना तो जॉइंट डायस्टोल और वेंट्रिकुलर में वो रिलैक्स करेगा। और जब वेंट्रिकल्स की बात की है ना वो सिर्फ वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्ट करेगा थ्रू 70 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड बाय वेंट्रिकल बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया, अब हम फर्दर करते हैं कि क्या होता है। और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स जो होती है ना वो ओपन होती है। जब फर्स्ट साउंड होती है ना लब की, तब वो फर्स्ट टाइम जब क्लोज होती है तब आती है लब की साउंड, और जैसे ही जब सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होती है तो आती है डब की साउंड। इस तरीके से वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ लब, जॉइंट डायस्टोल हुआ तो यहाँ पे क्या हुई लब की साउंड क्यों आई, ये रीज़न है क्योंकि ट्राई और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हुई। जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज हुई तो डब की साउंड आई। ये वाली चीज़ ना याद रखना कि जो लब की साउंड आती है ना ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होती है तो फर्स्ट साउंड आती है, सेकंड साउंड आती है जब सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होती है। एंड जो लब की साउंड आती है ना क्लोजर, उसके टाइम पे एबी वॉल्स क्लोज होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। और फर्स्ट साउंड आती है सेकंड, हम फर्स्ट और सेकंड साउंड से करते हैं। जो लब की साउंड आती है फर्स्ट साउंड इज लब, सेकंड साउंड इज डब। जो लब होती है क्लोजर एबी वॉल्स की क्लोजर के कारण होता है, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होती है, उसके अंदर सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होती है। मतलब एंड आर्टरी वेंट्रिकुलर एबी मीन्स आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम जब वॉल्स जब क्लोज होती है तो आती है फर्स्ट साउंड, जब सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होती है तो आती है सेकंड साउंड। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कौन सी होती है फर्स्ट साउंड क्योंकि वो 0.16 सेकंड के लिए होती है, और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है सेकंड साउंड जो होती है 0.10 सेकंड्स के लिए। एंड लो पिच होती है फर्स्ट साउंड की, सेकंड की पिच हाई होती है। लाउडर साउंड होती है फर्स्ट वाली, सेकंड वाली होती है लेस लाउडनेस होती है। इसके अंदर जो इसके अंदर थर्ड और फोर्थ साउंड भी होती है, बट जो थर्ड साउंड होती है ना वो यंग इंडिविजुअल्स के अंदर होती है। फर्स्ट लब होगी, सेकंड लब होगी, थर्ड और फोर्थ भी होती है। जो थर्ड होती है वो यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर सुनी जाती है। सिर्फ वाइब्रेशंस होती है वेंट्रिकुलर फिलिंग की वाइब्रेशन से थर्ड साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड फोर्थ साउंड जो होती है वो एबनॉर्मल साउंड होती है जब आर्टरियल सिस्टोल में हाई प्रेशर होता है, आर्टरियल सिस्टोल का प्रेशर हाई होता है तब होती है। जैसे एक डिजीज़ है, बताती हूँ उसके बारे में, हार्ट मर्मस के अंदर क्या होती है वीजिंग सी साउंड आती है इनकम्प्लीट वॉल्स के कारण। रीज़न क्या है, रीज़न इसका है इसके अंदर होती है ब्लड लीकेज जब होती है तो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है थ्रॉट के अंदर। जो हमारे पूरा इसको मैं थोड़ा सा वैसे एक्स्ट्रा है बट मैं बता देती हूँ इसके बारे में। जो मतलब रियूमेटिक हार्ट होता है ना उसके अंदर जब हमारी थ्रॉट में इन्फेक्शन होती है ना स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जब रिलीज़ हुई तो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती है या हमने खाई या फिर रिलीज़ हुई, हमने क्या किया उसके अंदर उसने डिस्ट्रॉय कर दिया एक्सोटॉक्सिन प्रोटीन को। तो उसने क्या किया अपने हार्ट की मीटल वॉल प्रोटीन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो एक्सोटॉक्सिन की तरह लगते हैं। अब जिससे क्या होगा मीटल वॉल्स लीकी हो जाते हैं, लीकेज स्टार्ट हो जाती है। मतलब जस्ट थिंक कि कितना मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कितना मतलब घटिया काम करता है, या फिर मतलब एंटीबॉडीज़ जो हम लेते हैं कि अपने ही ब्लड सेल्स को किल करी जा रहा है, अपने ही हार्ट के सेल्स को किल करी जा रहा है, वॉल्स को किल करी जा रहा है। देन आते हैं हम नेक्स्ट, ये तो अभी हम नहीं करेंगे, इससे पहले हम ईसीजी रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल है, ईसीजी है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल हम बाद में करेंगे। सबसे पहले अब हमने जो ऊपर एक टॉपिक छोड़ा था वो करते हैं, 5-7 मिनट का ही है वो टॉपिक। कहाँ गया,
ये रहा, कचरा इतना डाला है। ये वाला टॉपिक है जो हमने कार्डियक मसल्स के बारे में करा था, उसको छोड़ दिया था उस टाइम पे। ओके, तो अब हम कार्डियक मसल्स का, नूडल टिश्यूज़ का टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बताती हूँ। कुछ मतलब ना हम सिंपल से कुछ डेफिनेशंस वगैरह कर लेते हैं, मतलब जो हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नीट में एज अ जनरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो प्रेशर जो हमारी हमारी ब्लड वेसल की वॉल्स पे एग्जर्ट करता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आर्टरीज का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है देन वेन्स के ब्लड प्रेशर से, और हम इसे मैनोमीटर से मेजर करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट से। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ना, मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जो मैक्सिमम प्रेशर वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे मेजर करते हैं, जो 120 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे जो मैक्सिमम प्रेशर होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मिनिमम प्रेशर होता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मैक्सिमम प्रेशर है सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर मिनिमम प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है 80 mm of H। जो बीपी हो गया सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, दैट इज 120/80 mm of Hg। जो पल्स प्रेशर हुआ उसके लिए हम इन फॉर्मूलेस को जो मैं बोल रही हूँ ना उसको लिख लेना, क्योंकि इससे ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे बीपी का हो गया सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, और पल्स प्रेशर हो गया सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, दैट इज 120 - 80 40 mm of Hg। स्ट्रोक वॉल्यूम कौन सा होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, पहले आर्टरियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल से जब वो ब्लड निकल रहा होता है ना, वॉल्यूम जो ब्लड जो हमारे वेंट्रिकल्स इजेक्ट आउट करते हैं ना वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो 70 मिलीलीटर होता है। मतलब इस तरीके से होता है ना। तो आर्टरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे जो यहाँ से ये ब्लड आ रहा है ना 70 मिलीलीटर होता है ब्लड। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल्स। दोनों वेंट्रिकल्स ने जितना ब्लड इजेक्ट आउट करना है ना वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एंड देन आता है कार्डियक आउटपुट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड पर मिनट में कितना वॉल्यूम इजेक्ट हो रहा है। वेन से ब्लड इजेक्ट हो रहा है, वेन से हो रहा है, ये हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमने कार्डियक आउटपुट निकालना है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 70 × 72 जो हो गया 5040 समथिंग कितना मिलीलीटर होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर होता है जो रेस्टिंग स्टेज पे कार्डियक आउटपुट होती है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर मिनट, इसको याद रखना, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट कैसे निकलता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। चेंजेस हो जाती है अकॉर्डिंग, मतलब फिजिकल एक्टिविटी अगर हमने कर लिया, एथलेटिक्स की जो होती है उसकी कार्डियक आउटपुट 30 लीटर्स तक भी जाती है। और स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस करते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 130 मिलीलीटर और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है 60 मिलीलीटर। तो इसलिए इसका हमने जो निकाला था स्ट्रोक वॉल्यूम हमने 70 मिलीलीटर निकाला था, वो इस तरीके से निकाला था। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर इज 70 मिलीलीटर इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड सिस्टोल। ओके, सो एक हमारा NCERT से थोड़ा एक्स्ट्रा करा रही हूँ फॉर नीट पर्पज। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है जिसने टेंशन जनरेट की थी वेंट्रिकुलर मसल्स के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके में वेंट्रिकुलर फीलिंग कितनी हो रही है। जितनी ज़्यादा वेंट्रिकुलर फीलिंग होएगी उतनी ज़्यादा फोर्स से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होएगा और उतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होएगा और उतना ही ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होएगा। देन आते हैं हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट या नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट के बारे में। कंडक्टिंग इसको एक बार इरेज कर दे। कंडक्टिंग
ओके, तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट और नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट हमने किया मायोजेनिक है क्योंकि उसे कार्डियक मसल्स कंट्रोल कर रही है। इसका प्रूफ हमें कैसे पता लगा? ये क्योंकि जो हमारा हार्ट इवन बीट्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब नर्वस सिस्टम डेवलप भी नहीं हुआ था, बना भी नहीं होता, तब भी हार्ट बीट करता है। और हार्ट को अगर हम आउटसाइड द बॉडी रख दें, अगर लाइक कौन से रिंगर सोल्यूशन के अंदर रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, तो उसके अंदर भी हार्ट बीट करता है, बिकॉज इट इज़ ऑटोरिदमिक है। और नोडल टिश्यूज़ जो होती है, नोडल टिश्यूज़ रिदमिक इम्पल्स जनरेशन करवाती है। मॉडिफाइड कार्डियक, वो भी मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स ही है। हार्ट क्या है? कार्डियक मसल है। और नोडल टिश्यूज़ क्या है? वो भी कार्डियक मसल्स, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स है, जिसमें प्रॉपर्टी होती है रिदमिक इम्पल्स जनरेशन की, जिससे वो क्या होते हैं, जिसके कारण होते हैं ऑटो एक्साइटेबल। तो हार्ट के अंदर ना, लेट मी ड्रॉ डायग्राम। तो ऐसे जैसे हार्ट बनता है यहाँ से, फिर ऐसे, एंड दिस वन, इस तरीके से हार्ट बनता है ना। तो एक यहाँ पे नोड प्रेजेंट होती है इस जगह पे, और एक नोड प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर वाली ये होती है एसए नोड, जो कि पेस मेकर होती है, मतलब साइनो आर्टिकुलर नोड, राइट अपर कॉर्नर में, राइट आर्ट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होती है। अगर इस तरीके से भी हम बनाएं तो इस जगह पे प्रेजेंट होती है, राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होती है राइट आर्ट्रियम के साइनो आर्टिकुलर नोड्स, जो कि क्या है, पेस मेकर है। इसकी सिर्फ लोकेशन याद रखनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मोर इसमें ब्रीफली कुछ नहीं आता। देन आता है एवी नोड्स। ये वाली जो है एवी नोड्स है, ये पेस सेटलर है, ये है एवी नोड्स पेस सेटलर, और ये प्रेजेंट है ऐसे। तो यहाँ पे ये है एवी नोड्स जो कि है पेस सेटलर, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स, जो कि लोअर लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम यहाँ पे प्रेजेंट है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम, एवी नोड्स। और एवी बंडल्स भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स यहाँ पे होती है वो, और इस जगह पे यहाँ पे जैसे ये डबल मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट है। एवी नोड्स और पुरकिंजे फाइबर ये दोनों मिलके बनाते हैं बंडल ऑफ हिज बनाते हैं। तो और पेसमेकर 72 टाइम्स बीट करता है, नेचुरल पेसमेकर है। और बस इसके बारे में जस्ट इतना है, कार्डियक मसल्स के बारे में। ओके, सो अब हमारा ये टॉपिक हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं ECG पे, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अभी ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिखा है, न्यू NCERT में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की प्रेजेंट करता है। वैसे इसमें से ना स्टैंडर्ड ECG का इसमें से PYQ आया, सो ये टॉपिक जो है ना PYQ हैं इसमें से, तो इस टॉपिक को हम इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते होते हैं, तो इसको बहुत ही ना ध्यान से कर लेना, ठीक है। इसके बाद बस 2 टॉपिक्स ही रह गए हैं। इसके अंदर नॉर्मली कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड ECG इसकी 3 लीड्स होती हैं, 2 हमारी ईच रिस्ट में लगती है, और एक हमारी एंकल में लगती है, एक हमारी एंकल्स में लगती है। सो इसका ग्राफ बनता है ऐसे कुछ, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ, ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए इसमें कर रही हूँ। यहाँ से ऐसे, देन ये जाता है थोड़ा सा आगे जाके हल्का सा नीचे, फिर ये इसकी एक पीक ले लेता है, फिर ये और काफ़ी नीचे आता है, फिर ऐसे देन फिर हल्की सी पीक ली, और ये स्ट्रेट। इसके अंदर अब हम वो करेंगे इसके लेबलिंग। ये वाला P होता है, PQ R
एस एंड टी। अब हम इसमें ये वाली वेव्स होती है, ये वाला ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो पी वेव है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, वहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, उसके अंदर आर्ट्रियल सिस्टोल होता है। देन जो हमारी क्यू आर एस वेव है उसमें वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होती है, वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। टी वाली पे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होती है। इसमें हाई एम्पलीट्यूड होता है सबसे ज़्यादा आर का होता है हाई एम्पलीट्यूड एंड लोएस्ट एम्पलीट्यूड होता है एस का। नंबर ऑफ QRS जो है वो पल्स रेट और हार्ट रेट डिफाइन करते हैं। जो साइंटिस्ट जिसने ECG डिस्कवर किया उसे नोबेल प्राइज़ मिला था एंड ही वाज एंथोवन जिसने ECG ग्राफ डिस्कवर किया था। एंड ऑफ द टी वेव से पता लगता है कि सिस्टोल एंड हो गया, टी वेव की एंड से पता लगता है सिस्टोल एंड हो गया। जो ST वेव होती है ना, ST वेव ये वाली ST वेव ये वाली ये नॉर्मल होती है। अगर इसके अंदर ये ऐसे हो जाए मतलब एलिवेटेड हो जाए मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन है जिससे टिश्यूज डेड हो जाते हैं। और अगर इसके अंदर आए इस तरीके से अगर डिप्रेशन आ जाए, इस तरीके से डिप्रेशन आ जाए मींस मायोकार्डियल इस्कीमिया है, मतलब कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई बहुत ही कम हो रही है। तो इस पूरे के अंदर ओवरऑल यही लिखा हुआ है कि ECG इज अ ग्राफिकल सिस्टम, इट इज़ अ ग्राफिकल सिस्टम और इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हार्ट की मेजर की जाती है ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी प्रिंट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को। 4 स्टैंडर्ड 3 लीड्स लगती है, राइट रिस्ट दो रिस्ट पे, एक लेफ्ट एंकल पे। और ग्राफिकल स्टैंडर्ड्स इसके अंदर पी वेव, QRS कम्प्लेक्स एंड टी वेव्स होती है। पी में डीपोलराइजेशन होती है, इसमें डीपोलराइजेशन फिर रिपोलराइजेशन, पहले आर्ट्रिया की होती है फिर वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन एंड देन रिपोलराइजेशन होती है। इवेंट्स एसोसिएटेड आर्ट्रिया मतलब यहाँ पे आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, देन जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होती है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स होती है। और आर्ट्रियल सिस्टोल की हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया होती है। So number of QRS waves is in a given time to determine the heartbeat of individual. End of the T wave makes end of diastole, and any deviation in ECG indicates a complex abnormality or disease. Example, ECG machine makes sound beep beep beep. Patient goes to cardiac arrest में उसे मतलब हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर हार्ट की क्या एक्टिविटीज़ चल रही है वो ECG मशीन के अंदर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट होती है। जो पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में हमने पहले किया, तो पोर्टल सर्कुलेशन में 3 टाइप्स की होती है। वैसे NCERT में है नहीं इसके बारे में इतना, बट मैं ब्रीफली मतलब ऊपर से बता देती हूँ। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम सिर्फ फिशेज में होता है, ह्यूमन्स में नहीं होता। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम मतलब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक जो पोर्टल वेन जाती है उसे हाइपोफिजियल पोर्टल वेन बोलते हैं, इसलिए सिस्टम को हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है जिसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक जाती है वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, इसलिए इसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट में, और ये फर्स्ट ऐसा ऑर्गन है लीवर जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड रिसीव होता है, फर्स्ट ऐसा ऑर्गन है। और ब्लड वेसल्स जैसे होती है आर्टरी और वेन, उसके बारे में मैं मतलब डिफरेंस बता देती हूँ फटाफट से। जैसे मतलब आर्टरी होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड वेन्स क्या करती है टुवर्ड द हार्ट लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन रिस्पेक्टिवली। डीप सीटेड होते हैं एक्सेप्ट रेडियल आर्टरी, और वेन्स जो होती हैं सुपरफिशियल होती हैं। जो आर्टरीज होती है वो ब्लड को जर्क से फ्लो करती है हाई प्रेशर के साथ, क्योंकि उसकी मसल्स थिक होती है। और वेन्स क्या करती है वो लो प्रेशर के साथ करती है, और उसकी मसल्स क्या होती है थिन होती है। इसकी हमने मतलब फर्दर उसके बारे में तो कर ही लिया था कि जो आर्टरी होती है उनके अंदर कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती, वेन्स के अंदर होती है, और इसलिए वो लो प्रेशर के साथ हमारी वो करती है, लो प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करवाती है। और इसके अंदर कैपिलरीज का हमने कर लिया, उसके थिनेस्ट ब्लड वेसल होती है, इसके अंदर ट्यूनिका इंटरना होती है, सिर्फ मीडिया एक्सटर्नल नहीं होती। 54% साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एक्सचेंज एंड गैसेज होती है। 54% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कैरी वेन्स
वेन्स जो है 54% ऑफ ब्लड कैरी करती है, वेन्स सिर्फ। मैक्सिमम ब्लड वॉल्यूम वेन्स कैरी करती है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैपिलरीज के अंदर होता है बिकॉज दे आर बेस्ट फॉर एक्सचेंज। सो ये टॉपिक भी हो गया हमारा। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक, ये वाला हमारा रहता है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। हार्ट क्या है? मायोजेनिक है। हार्ट हमारा मायोजेनिक है, तो न्यूरल रेगुलेशन, हार्ट हमारा मायोजेनिक है। एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय द इंट्रिंसिकली i.e. auto-regulated as a human heart is myogenic, medulla oblongata can moderate। medulla oblongata मतलब हमारा न्यूरल रेगुलेशन ब्रेन से होता है, मेड्यूला ओब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? ऑटोनर्मल सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कार्डियक फंक्शन करता है थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। वो करता है आगे फर्दर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो जाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रेस्ट और डाइजेस्ट का काम करता है, मतलब एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है जो कि हार्ट रेट को नॉर्मल, ब्रिंग हार्ट रेट टू नॉर्मल। जैसे मतलब किस सिचुएशन जैसे आ जाती है इमरजेंसी की 3F की सिचुएशन जाती है, फाइट, फ्राइट, फियर, फ्लाइट। इस सिचुएशंस में क्या होती है? एड्रेनलाइन और नॉरएड्रेनलाइन हार्मोन सिक्रीट होता है जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है इसके कारण। तो उसके अंदर केमिकल रेगुलेशन ऐसे होता है, जैसे एड्रेनलाइन मेड्यूला है, उसने क्या किया? हार्मोन्स एड्रेनलाइन और नॉन एड्रेनलाइन का इंक्रीज कर दिया जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया, और उसको नॉर्मल करने के लिए हार्ट ही फंक्शन करता है। तो पैरामीटर इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं किस हिसाब से? हॉर्मोन्स ऑफ एड्रेनलाइन मेड्यूला इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एड्रेनलाइन मेड्यूला कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। एड्रेनलाइन एंड नॉन एड्रेनलाइन, तो स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज, हार्ट बीट इंक्रीज होता है, डिक्रीज करता है। मतलब ये सारे जो होते हैं ना पैरामीटर्स, कार्डियक आउटपुट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट रेट पैरामीटर, ये सारे इंक्रीज हो जाते हैं। फिर हमारा क्या करता है जो मायोजेनिक हार्ट ओब्लोंगाटा है, मतलब ANS क्या करता है? इन सबको डिक्रीज करता है, ब्रिंग टू नॉर्मल पोजीशन पे, नॉर्मल उसको लेके आता है। 2 मिनट का टॉपिक रह गया बस हमारा ये डिसऑर्डर्स का। बहुत ही ईजी है डिसऑर्डर्स का टॉपिक, और इसमें से क्वेश्चंस आते होते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि डिसऑर्डर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और अभी हमारा 2025 में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। सो इसको बहुत ही क्रिस्टल क्लियरली समझ लेना। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, और एक तो 3 टर्म्स होती है हमारी जो बहुत ही कन्फ्यूजिंग होती है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है? ब्लड को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता हार्ट मसल्स को, जिससे हार्ट अटैक आता है। हार्ट फेलियर के अंदर ब्लड पंप ही नहीं कर पाता, हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल कब हुआ? जब उसने ब्लड पंप ही नहीं किया। ब्लड पंप करने में हार्ट फेल हो जाता है, तो हार्ट फेलियर हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट होता है जब वो कम्प्लीटली हार्ट स्टॉप हो जाता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता, दैट इज हार्ट कार्डियक अरेस्ट। सो इन तीनों का डिफरेंस याद कर लेना। एंड कार्डियक अरेस्ट इज हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट बीट करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट ही बंद पड़ जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता करना क्या है। हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है? वो पंप नहीं, फेल हो गया मतलब पंप नहीं कर पाया, मतलब उसके घर वालों ने मान लो उसे पंप नहीं किया पढ़ने के लिए, इसलिए उस रीजन से वो फेल हो गया। तो बॉडी को अपनी सफिशिएंट नीड्स नहीं मिली जिसके कारण वो बंदा डिजीज्ड है। देन CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर क्या है? डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड वेसल्स दैट मेक आर्टरियल। अब आर्टरियल ल्यूमेन नैरो हो गया, अब उसके अंदर ब्लड वेसल जो है वो नैरोअर हो गया, अब उससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी। मतलब आर्टरी डिजीज है, मतलब आर्टरियल में प्रॉब्लम, आर्टरियल ल्यूमेन नैरोअर हो गया। हाई ब्लड प्रेशर, BP हाई कब होता है? रिपीट चेक्स ऑफ BP ऑफ एन इंडिविजुअल इज इतना लेड टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन और किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस और एक्यूट चेस्ट पेन, नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीच टू हार्ट मसल्स। एंजाइना पेक्टोरिस होता है, मिडल एज में कॉमन होता है। इट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो, जब हमारे हार्ट मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता तब होता है, जब हमारे हार्ट मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता। हार्ट अटैक इज हार्ट
मसल्स जो है वो सडनली डैमेज हो जाती है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है, मतलब हार्ट मसल्स को, कार्डियक मसल्स को सफिशिएंट ब्लड या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। सो हमारा यहाँ पे चैप्टर और टॉपिक ये खत्म होता है। हार्ट साउंड्स लब डब होती है, कैन हियर विद स्टेथोस्कोप क्लिनिकली डायग्नोज सिग्निफिकेंटली कार्डियक आउटपुट हमने कर लिया। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट जो 5 लीटर होता है, और एथलीट्स के अंदर ये 30 मिलीलीटर भी जा सकता है, सॉरी 30 लीटर भी जा सकता है। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज़ हायर देन द नॉर्मल मैन। सो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। सो कल हम करेंगे न्यू चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का। आई थिंक इसके अगला चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है। तो अभी मैं इसके आपको आगे फर्दर वो कराती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे यहाँ से सारा समझ आ रहा हो, और अगर कोई डाउट्स होते हैं यू कैन कमेंट, मैं तुम्हें पर्सनली उसका आंसर करूँगी। थैंक यू गाइस।